आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. दैट इज द टॉपिक कम्स फ्रॉम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जिसमें भी अप्लाई होती है, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो या स्टैटिस्टिक्स की क्लास हो, चाहे वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास हो, उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट एक टॉपिक होता है दैट इज कॉरिलेशन. कॉरिलेशन क्या चीज होती है ये हम पढ़ेंगे, कहाँ अप्लाई होती है ये हम पढ़ेंगे, और इसके टाइप क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉरिलेशन हम सीखेंगे, फॉर्मूलेस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, और साहब उन मेथड्स की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, कैसे उन मेथड्स को हम यूज करके कॉरिलेशन फाइंड आउट करते हैं. बिफोर वी एंटर डीपली इनटू कॉरिलेशन, जस्ट लिसन अबाउट व्हाट इट इज एग्जैक्टली, कि कॉरिलेशन होती क्या चीज है. कॉरिलेशन की मुझे स्पेलिंग बोलनी है तो CORRELATION. कॉरिलेशन को ब्रेक करा, को फिर रिलेशन, राइट. को माने साथ में, एसोसिएशन, दो चीजों का एटलीस्ट. और वो दो चीज कौन सी होंगी, वो रिलेटेड वेरिएबल्स होंगे. रिलेटेड रिलेटेड वेरिएबल्स एक दूसरे से जुड़े हुए, राइट. जैसे प्राइस और डिमांड रिलेटेड वेरिएबल है. प्राइस अगर बढ़ाएंगे हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी, है ना. रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब एड अपोजिट रिलेशन है. प्राइस बढ़ाने पर डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस अगर हम अपोजिट कम कर दें उसका तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है. होता है ऐसा बिहेवियर डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड का. एजम्पशंस भी होती है, वो सब चीजें अलग हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड वेरिएबल्स कौन से होंगे. तो पहला क्या हुआ, प्राइस एंड डिमांड, राइट. यह नेगेटिवली एसोसिएटेड है. अच्छा, प्राइस एंड सप्लाई, ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है. वेंडर, सेलर हर उस चीज को ज्यादा बेचना चाहता है जिसका प्राइस बढ़ जाता है. प्राइस घट जाता है तो वो अपनी सप्लाई कम कर देता है. तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन दोनों वेरिएबल्स में. तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं एग्रीकल्चर एंड रेनफॉल. अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में, रीजन में रेनफॉल अच्छा होगा तो वहां की क्रॉप अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा. रेनफॉल इंक्रीज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, रेनफॉल कम होने से प्रोडक्शन कम होता है. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. और एग्जांपल्स लेते हैं, मोर और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको प्रैक्टिकल. आपने सुना होगा एज एंड प्लेइंग हैबिट. एज का मतलब जैसे बच्चा ने बर्थ लिया, फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो एज इंक्रीज होने से क्या उसकी प्लेइंग हैबिट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. डिक्रीज होती है ऑब्वियसली. एज बढ़ेगी तो उसकी प्लेइंग हैबिट बचपन में तो ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा प्लेइंग हैबिट कम होती जाएगी. देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. देयर इज अ नेगेटिव, वी कैन से द कोरिलेशन हियर इज नेगेटिव कोरिलेशन, राइट. एज इंक्रीज होने से क्या होता है, प्लेइंग हैबिट डिक्रीज हो जाती है. अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं एज एंड ब्लाइंडनेस. अगर एज इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आदमी बड़ा होगा उसकी एज बढ़ेगी तो उसकी ब्लाइंडनेस इंक्रीज होगी, उसको देखना कम लगेगा, दिखना कम होता जाएगा. द आईज आर मोर एफिशिएंट इन अर्ली स्टेजेस व्हेन वी आर यंग. एज वी ग्रो थ्रू एज, our just eyes get down, visibility, vision get down. तो यहां पर कौन सा एसोसिएशन हुआ, रिलेशनशिप हुआ या कॉरिलेशन हुआ एज एंड ब्लाइंडनेस में, डायरेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन, राइट. इसी तरीके से एक और मेरे पास एग्जांपल मेरे को दिमाग में आ रहा है, दैट इज रेडियस एंड सरकमफ्रेंस. रेडियस क्या होता है, इतना. अगर मैं इससे यूं करके सर्किल बनाऊंगा तो उतना बनेगा, और उस सर्किल की जो आउटलाइन है उसकी मेजरमेंट एक पर्टिकुलर रहेगी, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर. लेकिन फिर मैं रेडियस को अगर इतना बढ़ा दूं तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ाऊंगा तो जो सर्किल की मेजरमेंट है आउटलाइन की वो इंक्रीज होती जाएगी. तो रेडियस एंड सरकमफ्रेंस, देयर इज ऑल्सो एन पॉजिटिव कॉरिलेशन.
So can you believe that these are the practical examples where the correlation is established? There are many more examples where it can be established, not only by us, even by government. It's a very significant statistical tool applied by government, statisticians, corporates in multiple things in decision making. So it is very important. So इतना important topic है, तो ये कैसे होता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो अपना रिसर्च किया था पीएचडी का, तो उसमें स्टैटिकल टूल के रूप में मैंने इसे यूज किया था। फिर इसके जो एसोसिएशन आया तो 2 पर्टिकुलर कंपनी की कोई मैंने परफॉर्मेंस के लिए वेरिएबल लिए थे, उनमें जो रिजल्ट आया था उसको फिर हमने कमेंट किया था थीसिस में। तो इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग। ऐसा नहीं है कि साहब इसको सीख लिया और नंबर आ गए, समझे, सीख लिया एग्जाम में आ गया नंबर आ जाएंगे। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू योर ग्रेजुएशन, इट विल गो बियॉन्ड दैट। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आएगा, एमबीए में भी आएगा, आगे और कोई पढ़ाई करोगे सीए उसमें भी आएगा, कुछ भी, एनीथिंग। मान लीजिए नौकरी करोगे ना आगे तो वहां भी अप्लाई होता है। तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट दैट थिंग कि केवल आपका क्वेश्चन आना है, मतलब एक एग्जाम होना है जिसमें क्वेश्चन पेपर आना 100 नंबर का, वहां पर ये होना है, ऐसा नहीं है साहब, राइट? So make it very clear to you that how we can do it. Let's move on that how we can execute the computation and the learning of correlation. For that, I have some document before me. Can you see that document? तो आप केवल मैसेज कर सकते हो कि आपको विजिबल है। ओके, अभी ये सामने आपके एक चार्ट हमने बना के रखा हुआ है, दैट इज कॉरिलेशन का कंप्यूटेशन। अब जैसे कॉरिलेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो फिर इसको हम कैलकुलेट करते कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या होता है, ये अपन सीखेंगे, राइट? तो सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन का। आगे और मेथड्स होते हैं। दूसरा मेथड होता है स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड का। थर्ड मेथड होता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कॉरिलेशन की। क्लियर? दिस मेक सेंस? आज हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। अच्छा, एक बात और बताता हूं, जब भी कभी ऐसा होगा ना कि आपसे कहेगा कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन कैलकुलेट करो, तब ये मेथड यूज होगा। और दूसरी ओर जब ऐसा होगा कि जब वो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि कौन सा मेथड यूज करो, तब भी आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन अप्लाई करना। क्लियर? आई एम रिपीटिंग व्हाट आई सेड। मेंशन किया है कार्ल पियर्सन यूज करो, तब तो वो यूज करना ही है। मेंशन नहीं किया है और केवल कहा है कि कॉरिलेशन एस्टैब्लिश करो, तो द बेस्ट मेथड इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। अच्छा, वन मोर थिंग जो मैं रिपीटेडली बोलता हूं कि स्टैटिस्टिक्स में सीरीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, सीरीज का बहुत बड़ा रोल है साहब। इंडिविजुअल सीरीज आपको मालूम होना चाहिए, वहां पर केवल मार्क्स एक्स दिए होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डिस्क्रीट सीरीज दूसरी होती है जिसमें मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी होती है। तीसरी सीरीज होती है कंटिन्यूअस, जिसमें क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी होती है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, राइट? क्योंकि सीरीज के हिसाब से ही फॉर्मूले होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टैटिकल टूल के हों। आई रिपीट, इंडिविजुअल केवल मार्क्स होंगे, डिस्क्रीट मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी होगी, और कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कॉरिलेशन सीखना है ना, तो यू नीड टू रिवाइज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको अच्छे से आना चाहिए, वो यहां पर वर्किंग में यूज होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आता है तो ये और इजी हो जाएगा, नहीं आता है तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर्स से, राइट? वहां से उसको सीखेगा। बाकी इसमें फॉर्मूले तो मैं रिवाइज करा रहा हूं, कंप्लीट डिटेल के लिए बैक लेक्चर्स रिवीजन के लिए देखने होंगे। तो यहां पर हमारे पास आप हेडिंग दे सकते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, और आज हम बात करेंगे केवल इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती,
रोल नंबर के साथ मार्क्स हो सकते हैं, या सीरियल नंबर के साथ मार्क्स हो सकते हैं, या केवल मार्क्स हो सकते हैं। और सवाल हमारा ऐसा होगा कि दो वेरिएबल दिए होंगे, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल। एक्स वेरिएबल में एज हो सकता है कि भाई 10 साल का लड़का है, 12 साल का लड़का है, 13 साल का लड़का है, 15 साल का लड़का है। वाई वेरिएबल में उसकी प्लेइंग हैबिट हो सकती है, राइट, कि उसका कितना टाइम खेलने में जाता है, इस तरीके का, या फिर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, उन दोनों के बीच में कॉरिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो यहां पर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। कितने? दो। पहला मेथड हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसका दूसरा नाम लॉन्ग कट भी है, जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसका दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड भी है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस इज कि जो भी डायरेक्ट मेथड आपका होगा ना, उसमें जितने भी डेविएशंस आप निकालोगे उन्हें आपको एक्चुअल मीन से कैलकुलेट करना होगा। लेकिन जो भी आपका इनडायरेक्ट मेथड होगा ना, उसमें जो भी डेविएशंस आप निकालोगे, डी 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 जहां पर भी लिखा हुआ है उसको डेविएशन बोलते हैं, उसकी कैलकुलेशन होगी एज्यूम मीन से, वो एक्चुअल मीन नहीं होगा। तो ये फॉर्मूले आपको नोट करने पड़ेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या साथ में नोट भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू एस dx इंटू एस dy, राइट। आई रिपीट, सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू एस dx इंटू एस dy। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा dx dy अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y। और करके तीसरा फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस अपॉन एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। ये साइन एस डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको, ये फर्स्ट वाले और थर्ड वाले फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, क्या अंतर है दोनों में? अंतर ये है कि यहाँ पर सिग्मा डी एक्स डीवाई अपॉन एन इंटू एस डी एक्स एस डी वाई था, लेकिन इसमें क्या हुआ, कोवेरियंस लिख दिया और एन हट गया नीचे से, एस डी एक्स एस डी वाई आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ये वैल्यू है ना, इतनी सिग्मा डी एक्स डीवाई अपॉन एन, सिग्मा dx dy अपॉन n, ये हमारी dy n को हम कोवेरिएंस कह सकते हैं अपॉन dx इंटू एस डी वाई। क्लियर? अच्छा, आप पूछोगे मुझसे कि सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा? ये ना आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से होगा, जो आपको सूट करता है उस हिसाब से होगा, जो आपको एप्रोप्रिएट लगता है उस हिसाब से होगा, या फिर सवाल में दी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से होगा। अगर सवाल में हमें सिग्मा dx dy की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, एस डी एक्स सीरीज का दे रखा है, एस डी वाई सीरीज का दे रखा है, तो ये फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है। अगर सवाल में हमें कोवेरिएंस दे रखा है पहले से ही कैलकुलेट करके, और एस डी एक्स एस डी वाई दे रखे, तो ये फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है। अगर हमें एस डी अलग अलग नहीं दिए हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए हैं, और हमारे पास ये वैल्यूज दी हैं कि सिग्मा डी एक्स डी वाई दे रखा है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स दे रखा है, सिग्मा डी स्क्वायर वाई दे रखा है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है। इज दैट ओके? दिस हैज टू बी ओके, राइट? आगे देखिए, हम बात करते हैं इस मेथड में हमारा एस डी कैसे निकलेगा। ये हमें मालूम है कि ये एस डी का साइन है, और एस डी कैसे निकालते हैं, चाहे वो एक्स वेरिएबल के लिए निकालो चाहे वाई वेरिएबल के लिए निकालो, फॉर्मूला इज गोइंग टू रिमेन द सेम। अभी स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, डेविएशन तो एक्चुअल मीन से ही निकलना है, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला एस डी की कैलकुलेशन का है। अच्छा, अगली बात जो मैंने बताई, डेविएशन कैसे होंगे, एक्चुअल मीन से होंगे। एक्चुअल मीन या अरिथमेटिक मीन, बात एक ही है। और ये सिंबल क्या डिनोट करता है, एस डी ऑफ एक्स वेरिएबल। ये सिंबल क्या डिनोट करता है, मेथड देखते हैं अपन। शॉर्टकट मेथड में नाम का ही शॉर्टकट मेथड है, फॉर्मूला बड़ा हो जाता है। नाम का ही शॉर्टकट मेथड है, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, राइट, खुश हो जाता है वो, इसलिए फॉर्मूला बड़ा हो जाता है। देखिए, इनडायरेक्ट मेथड स्मॉल आर से डिनोट करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन को, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन को। फॉर्मूला हमारा होता है, ये छोटा सा फॉर्मूला है ना, बड़ा बोले लेकिन है ही छोटा, वो सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई होल अपॉन, छोटा सा अंडर रूट लगाएंगे, फिर लिखेंगे पहला छोटा ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। लिसन केयरफुली, I am repeating to this, छोटा ब्रैकेट
सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट क्लोज, दूसरा छोटा ब्रैकेट चालू, सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये विजिबल नहीं है ना, मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ इसको, सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट लगेगा और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगेगा, राइट, ब्रैकेट लगेगा और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगेगा। देखो इस जगह पर सिग्मा डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस ये सिग्मा डी वाई फिर ब्रैकेट और उसके ऊपर स्क्वायर। अब आगे ध्यान से सुनना बात को, मेरे से बच्चे बार बार कहते हैं साहब कि ये सिग्मा डी स्क्वायर एक्स है, वो डी एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अलग चीज है और ये डी एक्स का होल स्क्वायर अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ पर डी एक्स का जो टोटल आएगा जिसको अपन सिग्मा डी एक्स बोलेंगे उसका होल स्क्वायर करना है। सवाल अप्लाई करेंगे ना तो ज्यादा समझोगे आप। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आई होप यू गॉट इट, आपको नोट करना ही है। और शॉर्टकट मेथड में हमारा जो एस टी का फॉर्मूला होता है दैट इज दिस 1/n स्क्वायर रूट सिग्मा डी स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी का होल स्क्वायर, और डेविएशन एज यू मीन से आना है। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिएगा, VARIANCE वेरिएंस, ये यहाँ पर गलत लिखा है लेकिन आप सही लिखिएगा, VARIANCE वेरिएंस बराबर होता है SD का स्क्वायर। SD का स्क्वायर का मतलब SD का SD में इंटू, और इसका एक और रिलेशन हो जाता है कि स्क्वायर यहाँ से हटेगा ना, वेरिएंस के ऊपर आएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अगर वेरिएंस दिया है उसका आप स्क्वायर रूट निकाल दें तो क्या निकल आएगा, SD। क्लियर? तो ये हमारा जो है कहानी है इसकी। चलिए इसको अप्लाई करके थोड़ा एक आध सवाल करें, ठीक है? चलिए तो देखिए ये आपका छोटा सा ब्यूटीफुल एक सवाल आपके सामने आता हुआ, इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन बिलो। अब मैंने बताया था ना आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें दी होगी, राइट? देखते हैं पहले वाले में कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने दी सिग्मा डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 150, एन की वैल्यू दी हमें 9, एस डी एक्स वेरिएबल्स का है 5.8, एस डी वाई वेरिएबल्स का है 3.2। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। पहला वाला सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा जो हमने लिखवाया, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू एस डी ऑफ एक्स वेरिएबल इंटू एस डी ऑफ वाई वेरिएबल। हमने 150 लिख दिया सिग्मा डी एक्स डी वाई का वैल्यू, एन लिख दिया 9 इंटू एस डी लिख दिया एक्स सीरीज का 5.8, एस डी लिख दिया वाई सीरीज का 3.2। कैलकुलेटर अलाउ करवाया, उसका प्रॉपर यूज करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके जो है उसको उससे 150 को डिवाइड करेंगे, 0.898 आ जाएगा। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। कोवेरिएंस दिया है 9, एस डी एक्स का दिया है, एस डी वाई का दिया है, मैंने आपको बताया था अगर आपको कोवेरिएंस दिया है तो वो इस चीज की वैल्यू है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन की। तो कोवेरिएंस की वैल्यू रख दी 9, एस डी एक्स सीरीज का रख दिया, एस डी वाई सीरीज रख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, जो आया उससे डिवाइड 9 को किया, 0.3 आया। सी वाला सवाल देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है ये। कोवेरिएंस हमें दे रखा है 12, वेरिएंस एक्स सीरीज का दे रखा है 16, वेरिएंस वाई सीरीज का दे रखा है 13.7। कैसे करेंगे, सुन लो जरा ढंग से भाई। कोवेरिएंस अपॉन एस डी एक्स इंटू एस डी वाई होता है फॉर्मूला, कोवेरिएंस अपॉन एस डी एक्स इंटू एस डी वाई होता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर तो हमें वेरिएंस दे रखा है, तो वेरिएंस से एसडी पर कैसे पहुंचते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो एसडी आ जाता है। तो जैसे 16 दिया है उसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, और जो 13.7 दिया है उसका भी स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4, 13.7 का कैलकुलेटर से जो भी आए उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, तो आ जाएगा 14.8। क्या आ जाएगा 14.8, उससे आप 12 को डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 0.81, राइट? आई एम रिपीटिंग, कोवेरिएंस लिख दिया, एक्स सीरीज का वेरिएंस कितना है, एक्स सीरीज का वेरिएंस है 16, इसका स्क्वायर रूट निकाल देना, 16 का स्क्वायर रूट 4 वो लिख देना, 13.7 का कैलकुलेटर से निकाल लेना वो लिख देना, दोनों के स्क्वायर रूट निकाल के उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 14.8 आएगा, इससे आप डिवाइड कर देना 0.81। ऐसे ही आपका डी वाला दे रखा है, कोवेरिएंस दे रखा है आपको 0.8, कोवेरिएंस दे रखा है आपको 0.8, तो मैंने सॉरी गलत रीड कर लिया, कोवेरिएंस नहीं है वो कोरिलेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है 0.8 और कोवेरिएंस दे रखा है 20, वेरिएंस एक्स सीरीज का दे रखा है और एस डी वाई सीरीज का पूछा है। तो बस केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, राइट? व्हाट यू नीड टू डू इज कि अप्लाई दिस। आज आपका काम केवल ये फॉर्मूलेज प्रॉपर रिवाइज करने का और लॉन्ग कट मेथड से सवाल प्रैक्टिस करने का, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा नहीं है। थैंक यू फॉर नाउ।